करीब 29 साल की एक लड़की जो कि ट्रेन में सफर कर रही थी अपने घर जाने के लिए। ये तारीख थी 1 जनवरी 2025। जब वो सफर कर रही थी, इसी बीच में उसके बैग में कुछ खाने का सामान रखा हुआ था और जैसे उसने उसे खाना शुरू किया, अचानक ही उसके सामने वाली बर्थ पर एक लड़का लेटा हुआ था। उस लड़के पर उसकी नजर पड़ जाती है। लड़का उसको एक टकटक के लगाए देख रहा था। लड़की ने इधर उधर नजर बचाने की कोशिश की। उस लड़की ने फिर देखा तो फिर भी लड़का वो देख रहा था। तभी उस लड़की ने कहा उससे कि अगर तुम्हें खाना है तो आप खा सकते हो। जब लड़की ने उस लड़के को ऑफर दिया तो उसने कहा नहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही देख रहा था। जब ऐसी बातचीत का सिलसिला दोनों के बीच में शुरू होता है, बात यहां तक शुरू होती है कि दोनों ने के पास जो खाने की चीजें थी वो एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लड़का क्या काम करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। लड़की क्या काम करती है, कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। लड़की ने बताया कि मैं सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ और मुझे जज बनना है। लड़का ये बात सुनने के बाद बड़ा इंप्रेस होता है। ये सफर तो पूरा हो जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है। एक बार फिर से इसी ट्रेन में, सेम ट्रेन थी, लड़की अकेली सफर कर रही थी और सफर करते करते कब वो गायब हो जाती है उसका पता ही नहीं चलता। दरअसल वो सफर उसका कभी पूरा नहीं होता है और जब पूरा होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस लड़की को ढूंढने के लिए 4 जिलों की पुलिस, 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। आखिरकार वो लड़की इस देश नहीं बल्कि दूसरे देश पहुंच जाती है। जब वापस लौट कर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। संभवतः ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक ऐसी कहानी है जो राजा रघुवंशी के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन की। 7 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 29 साल की एक लड़की, नाम उसका अर्चना तिवारी होता है, जो कि अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी ट्रेन जो कि नर्मदा एक्सप्रेस होती है, गाड़ी नंबर 18,233 होता है। इसे जाना था इंदौर से बिलासपुर, लेकिन रास्ते में ही उसका एक स्टेशन पड़ता है जो लगभग इंदौर से 600 किलोमीटर दूर कटनी लगता है। वो इंतजार कर रही थी और 4:10 के आसपास यहां से, इस रेलवे स्टेशन से, ट्रेन अपने गंतव्य के लिए चल देती है। लड़की अपने परिवार को ये सूचना देती है। सूचना इसलिए देना था क्योंकि 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व था और उसे अपने भाई के हाथों पर राखी बांधने के लिए जाना था। आखिरकार जब ट्रेन का सफर शुरू होता है, जो रास्ते में खाने पीने का सामान था वो खाती पीती है और रात के 10:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। अर्चना तिवारी ने अपनी माँ को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो भोपाल के आसपास पहुंच चुकी है। अब वो बात नहीं करेगी क्योंकि वो आराम करेगी। वो कहती है कि भैया को सुबह ही 6:50 के आसपास आप कटनी के रेलवे स्टेशन पर भेज देना, क्योंकि वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा और मैं फिलहाल आराम कर लेती हूँ। माँ और बेटी की बातें चल रही थी। उसके बाद उसका जो नंबर था अचानक ही बंद हो जाता है, लेकिन उसने पहले ही इशारा कर दिया था कि सुबह को भेज देना, यानी कि 8 अगस्त 2025 की सुबह 6:50 से पहले ही उसका भाई रेलवे स्टेशन पर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। और जो ट्रेन थी नर्मदा एक्सप्रेस, वो अपने निर्धारित समय सीमा पर स्टेशन पर पहुंच जाती है। भाई लगातार इंतजार करता रहता है। उसमें से बहुत सारे मुसाफिर थे जो उतरे थे, लेकिन बहन नहीं उतरी। वो परेशान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ देखता, पड़ताल करता, उस जगह पर पहुंचता, जो लड़की की जो कोच था वो B3 था और साथ ही जो सीट नंबर होता है वो भी 3 होता है, जो कि बिल्कुल एकदम खिड़की के पास में ही होता है, यानी कि दरवाजे के पास में होता है। अब ऐसी स्थिति में जब उसका भाई देखकर परेशान हो जाता है, तत्काल ही वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अर्चना तो दिखाई नहीं दे रही है, वो आई नहीं है स्टेशन पे, क्या करूं। भाई जब परेशान होता है तो माँ एकदम सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं, क्योंकि उसके पति तो है नहीं। अब ऐसी स्थिति में हो तो क्या हो, बेटी का अचानक से गायब होना, 29 साल की वो बेटी। तभी उसे याद आता है कि जो अगला स्टेशन है, अगला स्टेशन यानी कि उमरिया, उमरिया स्टेशन पर वो अपने भाई को फोन करती है और भाई को फोन करके कहती है कि भैया देखो, अर्चना वहां से चली थी कटनी के लिए, लेकिन अभी पहुंची नहीं है और ये स्टेशन पे यहाँ से निकल गया कटनी। अब की बार जो स्टेशन आएगा वो उमरिया आएगा, आप देखना B3 कोच है और साथ ही उसकी सीट नंबर है वो भी 3 है, आप देख लीजिए।
भाई पहले से ही उस स्टेशन पर मौजूद हो जाता है। ट्रेन आती है और ट्रेन आने के बाद जैसे ही अर्चना के मामा ने उस सीट पर पहुंचते हैं B3 पर, तो वहां पर उसका बैग रखा हुआ था, सामान तो रखा हुआ था, लेकिन अर्चना दिखाई नहीं दे रही थी। आसपास के जितने भी लोग थे उन सबसे पूछा जाता है कि ये लड़की थी, इस यहाँ पर लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, इसका जो सामान रखा हुआ है, अर्चना नाम है इसका, 29 साल की इसके आसपास की उम्र है, क्या आपने देखी है? आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोगों से बारी बारी से बातचीत की जाती है, लेकिन कोई सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। किसी ने कहा कि मैंने देखा, किसी ने कहा नहीं देखा। तो कब देखा, किस वक्त देखा, तो सबको याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिल रही थी वैसे फिर सीटी उसका जो नर्मदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विजिल था, सीटी थी, वो बच जाती है। ये बताने के लिए अब हम आगे चलने लगते हैं। बस इतना था। उसके बाद उसका मामा उतर जाता है सामान लेकर, वो सीधा ही जीआरपी जाता है। साथ ही अपनी बहन से कहता है कि अर्चना का सामान तो मिल गया है, लेकिन अर्चना नहीं मिली, क्या करें क्या ना करें। तभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वालों की सांसें फूल जाती हैं, पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार जवान बेटी कहाँ गई, क्या हुआ। क्या उसके पूरे बैग के एक एक सामान को देखा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं उसके साथ गलत हो गया हो या गलत करने की कोशिश की हो, कुछ भी। तमाम तरह के कयास थे जो लगाए जा रहे थे। फिर वे पहुंच जाते हैं जीआरपी थाने, और जीआरपी थाने जाने के बाद बताते हैं कि उनकी बेटी है, नाम उसका अर्चना तिवारी है, जो कि पेशे से वकील है और इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वहाँ एक सत्कार गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर रहती है, और वो रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए कटनी आ रही थी। उससे आखिरी बार जो बातचीत हुई है वो 7 अगस्त 2025 की रात लगभग 10:15 के आसपास बात हुई है। उसके बाद फिर बातचीत होती नहीं है, उसका नंबर बंद आ जाता है। अब इसके बाद जब पुलिस वालों ने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और कहा कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हर संभव कोशिश करेंगे इस लड़की को तलाश करने में। इस लड़की का जो मोबाइल था उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, सीडीआर इन कॉल डेटा रिकॉर्ड, साथ ही उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है। तो इस लड़की की आखिरी जो लोकेशन थी वो इटारसी रेलवे स्टेशन की थी। यहाँ से वो कहाँ गई होगी ये बस पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर काम करने वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं, या मीडिया से जुड़े हुए लोग होते हैं, या प्रिंट मीडिया वाले होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले होते हैं, जैसे जैसे उन्हें ये बात पता चल रही थी वैसे वैसे मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियां पकड़ने लगता है, हाईलाइट होने लगता है। अब हर कोई इस मामले के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार अर्चना तिवारी कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, क्या हुआ। तभी लोगों को याद आने लगता है कि अभी पिछले दिनों एक और मामला इंदौर शहर से बड़ा हाईलाइट हुआ था, सोनम रघुवंशी का और राजा रघुवंशी का। तमाम लोग थे, तमाम तरह की बातें थीं। आखिरकार जब सीडीआर निकल के आती है तो सीडीआर से कुछ ऐसी कोई खास बात निकल के नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस की लगभग 70 ऑफिसरों की टीम बनाई जाती है, और उस टीम का काम था कि जितनी जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, पटरी हो, सड़क हो, नदी हो, नर्मदा नदी में जाकर गोताखोरों ने बिल्कुल रेस्क्यू अभियान चलाया, देखने की कोशिश की। पता नहीं चलता, सड़क के एक एक हिस्से को दिखाया जाता है, गांव हो या शहर हो, ये रास्ते जहां जहां तक जा सकते थे वहां वहां तक उन 70 पुलिस वालों ने अपने सोर्सेस के माध्यम से हर तरह से ये लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। 7 तारीख को वो गायब होती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से लगातार चल रहे थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था। अब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस मामले को देखना शुरू किया, ये पड़ताल करनी शुरू की, आखिरकार लड़की कहाँ है, क्या हुआ है इस लड़की के साथ। अब किसी ने ये अंदाजा लगाया कि वो परेशान होगी, उसने नर्मदा नदी में कूद कर शायद कुछ ऐसा हादसा हो गया होगा। तमाम तरह की बातें थी। पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही थी, लेकिन कुछ उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार जब उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है और पुलिस ने बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के एक भमरपुरा थाना लगता है, वहां पर एक पुलिस वाले की तैनाती होती है। नाम उसका राम सिंह तोमर होता है। राम सिंह तोमर की इस लड़की से यानी कि अर्चना तिवारी से बहुत सारी बातें होती थी। क्यों होती थी, क्या होती थी, बस यही जानने के लिए जब इस पुलिस वाले से बातचीत की तो उसने बताना शुरू कर दिया। साहब मैं फोन करता था, बात करता था, उनकी ग्वालियर में कभी पोस्टिंग थी, यहाँ पर वो काम करती थी, जबलपुर में रहती थी, तमाम तरह की बातें। तुम इतनी बातें क्यों करते थे? जब बात करने के बारे में पूछा जाता है तो वो बता भी नहीं पाता है। लेकिन ये भी पता चलता है कि वो पुलिस वाला कई लड़कियों के साथ ऐसी शायद बातचीत करने की कोशिश करता था। पुलिस उससे सख्ती से भी पूछताछ करती है। वो बार बार हाथ जोड़ के कहता है कि साहब ये अर्चना तिवारी गायब हुई है, कहाँ नहीं है, उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें चलाने की कोशिश मत करो। इंदौर शहर से तुमने ग्वालियर के लिए उसका टिकट कराया था, इसके पीछे का कारण क्या है? बोले साहब ने टिकट जरूर कराया था, लेकिन वो आई नहीं थी। अब वो पुलिस वाले थे, अपने तरीके से पूछताछ कर रहे थे। उस पुलिस वाले से भी कोई सफलता मिल नहीं पाती है।
आखिरकार पुलिस ने फिर पुरानी जो सीडीआर थी, यानी कि कई महीने पहले का डाटा निकालना शुरू किया, तो पता चलता है कि जनवरी 2025 की ये बात है। शुजालपुर का रहने वाला एक लड़का होता है, नाम उसका सारांश होता है। सारांश की जब शुरुआत में तो बहुत सारी बातें होती थी और अचानक बातचीत बंद हो जाती है। पुलिस को लगता है कि यहां से भी कुछ ना कुछ देखते हैं। अब सारांश का पता करने की कोशिश की जाती है, तो ये पता चलता है सारांश शुजालपुर में अपने घर पे ही मिल जाएगा, यानी कि उसका मोबाइल नंबर घर पे ही था। लेकिन जब उसे बारे में पता किया जाता है, फोन घर पर था, वो घर पर नहीं था। पुलिस वालों ने अब थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश की, तो पता चलता है कि ये व्हाट्सएप पर इस लड़की से बहुत ज्यादा बातें होती थी। क्या बातें होती थी क्या नहीं, बस अब तो यही बता सकता था, जिसका नाम सारांश होता है। आखिरकार पुलिस ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद सारांश को हिरासत में ले लिया। जब हिरासत में लेती है पुलिस, तो इससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद एक नाम और सामने आता है। नाम उसका तेजिंदर सिंह होता है, जो कि पेशे से ड्राइवर होता है। उसके बारे में पता चलता है कि 6 अगस्त 2025 को सारांश ने और अर्चना तिवारी, साथ ही तेजिंदर जो कि ड्राइवर होता है, जो कि इसका यानी कि सारांश का दोस्त होता है, इन्होंने एक जगह लगती है, वहां पर ये आराम से ढाबे पर बैठ के बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद इनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी क्या बातचीत हुई क्या नहीं। उसने कहा, सर मेरे एक केस के सिलसिले में, वो पेशे से वकील थी, मैं उससे मिलता था, बातचीत करता था। मैं एक मेरी कंपनी है ड्रोन, मैं उसे बनाता हूं, बस ये बातें चल रही थी। उसने जो सफाई दे रहा था, उसकी सफाई में कहीं ना कुछ झोल था। पुलिस ने अब उससे जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है, तब पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बात आती है और ये पता चलता है कि दरअसल वो लड़की फिलहाल नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उस लड़के से कहा जाता है कि बस किसी भी तरकीब से उस लड़की को तुम बुलाओ, नहीं बुलाओगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सहज ही अंदाजा लगा सकते हो। आखिरकार सारांश ने इस लड़की को फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है कि अर्चना तिवारी, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी बातचीत हुई है, दरअसल पुलिस को सारी की सारी बातों का पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब इस लड़के ने उस लड़की को धोखे से बुलवाता है और धोखे से वो आती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। और जैसे ही लड़की पीलीभीत में आती है, पुलिस वाले उस लड़की को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसे बरामद कर लेते हैं। जैसे ही लड़की आती है, उसके बाद उससे फिर पूरी कहानी जानी जाती है कि तुम दोनों कैसे मिले, क्या बात थी क्या नहीं, और यहाँ लड़की नेपाल के काठमांडू में कैसे पहुंची, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो लड़का और लड़की से जब बातचीत की जाती है, तब वो कहानी सामने आती है। लड़का लड़की बताते हैं कि 1 जनवरी 2025 को लड़की पहली बार जब इसमें सफ़र कर रही थी, तो इस लड़के से पहली मुलाकात यहीं होती है, इस ट्रेन में। और जब ये दोनों आपस में खाना पीना खा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब इन दोनों की पहले शुरुआत में बातचीत होती है नॉर्मल, लेकिन बाद में फिर व्हाट्सअप कॉल हुआ करती थी, चाहे वीडियो कॉल हो या फिर व्हाट्सएप पर वैसे सिंपल कॉल हो, वैसे नॉर्मल बातचीत नहीं होती थी। आखिरकार ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। तभी लड़की कहती है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहती, यानी कि परिवार से दूर जाना चाहती हूँ, और दूर इतना दूर कि बस मैं वो मेरे बारे में ऐसा उन्हें पता चले जैसे लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो मर चुकी है। वो एकदम से गायब होना चाहती है और सारी की सारी पहचान सब कुछ खत्म करना चाहती है। लड़के ने कहा कि तुम भाग क्यों नहीं जाती हो? बोली, भाग कर जाऊंगी तो जाहिर सी बात है पकड़ी जाऊंगी, और मैं ये सब करना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे कि अचानक से गायब हो जाऊं। तो इसके लिए प्लानिंग ये था कि जब लड़की 9 अगस्त को अपने घर पर रक्षाबंधन के त्योहार पर जाएगी, तो इसी बीच में वो ट्रेन से गायब हो जाएगी। इस तरह की जब प्लानिंग की जाती है, तो इस तरह की प्लानिंग ये तीनों मिलकर करते हैं, यानी कि सारांश करता है, उसका दोस्त तेजिंदर करता है, साथ ही वो अर्चना तिवारी, तीनों मिलकर के करते हैं। और इसमें मुख्य सूत्रधार जो होते हैं, ये लड़की होती है अर्चना तिवारी। 6 अगस्त 2025 की ये बात है, ढाबा होता है वर्धा में, वहां बैठकर ये पूरी प्लानिंग की जाती है। अब इसके बाद फिर ये ट्रेन में लड़की बैठती है, और इस ट्रेन में साथ ही में होता है उसका तेजिंदर, जो पहले से इसके लिए कपड़े वगैरह का इंतजाम करता है। और ये कहते हैं कि एक इटारसी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा कैमरे वगैरह नहीं है, यदि यहाँ से हम गायब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में नहीं आ पाएंगे। इटारसी के आसपास ही जंगल में पहले से ही सारांश अपनी कार लेके इंतजार कर रहा था। जैसा था वैसे ही मौका, जैसे प्लानिंग थी वैसे ही करते चले जाते हैं। आखिरकार वो लड़का तेजिंदर उस लड़की को लेकर, अर्चना को लेकर उतर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कैमरे की लोकेशन वगैरह क्या है। हालांकि वो पेशे से कुछ गड़बड़ भी करता था, यानी कि चोरी वगैरह भी करता था, इसलिए दिल्ली पुलिस की उसको तलाश भी चल रही थी। और 9 अगस्त 2025 को पुलिस उसको तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये लड़की सीधे सारांश के पास पहुंचती है। और सारांश के पास जाने के बाद यहाँ से इटारसी से सुजानपुर, सुजानपुर से बुरहानपुर, बुरहानपुर से 13 अगस्त को हैदराबाद, हैदराबाद से जोधपुर, ये 14 अगस्त को पहुंच जाते हैं। 14 अगस्त को ये दिल्ली पहुंच जाती है, और दिल्ली से सीधा काठमांडू के लिए 15 अगस्त को पहुंच जाते हैं, और वहां पर आराम से रह रही थी। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ जो किया था,
ये सब किया था सारांश ने। सारांश ने ये सब क्यों किया, ये भी अपना आप में एक सवाल था। हैरान करने वाली बात यह है कि वो कहीं भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आते हैं दोनों के दोनों, लेकिन इधर से उधर भागते रहते हैं। लगभग 13 दिन तक ये सब चलता रहता है और आखिरकार जब ये पकड़े जाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि तुम भागी क्यों। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले कहते थे कि तुम शादी कर लो। 5-6 उसके लिए रिश्ते आए थे, पटवारी से उसका रिश्ता लग भी गया था। आखिरकार वो कह रही थी कि मुझे सिविल जज बनना है और इसके लिए मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि अब की बार जब तुम इंदौर से घर आओगी तो फिर वापस नहीं जाओगी। वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम सारांश के साथ ही क्यों गई। उसने कहा, क्या तुम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है? उसने तो मना कर दिया कि हमारे दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं है, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मीडिया कर्मी ने जब जाके सारांश की माता से, पिता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक इंदौर में लड़की है जिसका नाम सपना है, सपना से मेरा बेटा प्यार करता है। अब वो सपना तो नहीं है क्योंकि वो तो अर्चना तिवारी है। क्या यही इसी का नाम सपना लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है? क्या दोनों आपस में प्यार करते हैं, नहीं करते हैं? जो भी कहानी उसने पुलिस को बताई और पुलिस ने कहानी जो मीडिया को बताई है, मीडिया में कई तरह के झोल नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहानी शायद कोई नई क्रिएट की गई है। हालांकि परिवार वालों ने कहा कि जब हम 21 अगस्त 2025 को अपनी बेटी को लेकर पहुंचेंगे तो लगभग 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कहानी को बिल्कुल सही से बताने की कोशिश करेंगे, जो भी हुआ है। लेकिन वो अचानक मीडिया वाले जो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि घर पर ताला लगा हुआ है और वो गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या कर दिए जाते हैं, या उनसे कहा जाता है कि अब किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। अभी लड़की क्या वाकई उस लड़के से प्यार करती है, नहीं करती है, ये तो वो खुद ही बता सकती है। लेकिन इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब पुलिस से पत्रकार पूछते हैं कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है साहब, तो वो कहते हैं कि लड़का लड़की ये बालिग थे और बालिग होने की वजह से ही दरअसल अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकते थे। इसलिए अगर कोई तहरीर कहीं से मिलती है, लड़की ये भी कहती है कि इसके साथ कोई गलत नहीं हुआ है, इसलिए एफआईआर किस बात की दर्ज कराई जाए। लड़की पेशे से वकील होती है और उसको थोड़ी बहुत बारीकियां उसको पता थी कि किस तरह से पुलिस को घुमाया जा सकता है, किस तरह से परिवार को घुमाया जा सकता है। उसने सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उसने पूरी दुनिया को एक तरफ घुमा दिया, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक बात चल नहीं पाती है। ये बताया भी जाता है कि लड़की अपने परिवार से बातचीत कर रही थी, यानी कि अपनी माँ से बातचीत कर रही थी, तभी लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है और पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि ज़्यादा देर तक लड़की भाग नहीं सकी और गिरफ्त में आ जाती है। फिलहाल उस लड़की को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। आगे क्या होगा, आगे ज़िंदगी में वो अपने घर रहेगी या किसी और के साथ जाएगी, शादी करेगी, नहीं करेगी, वो तो खैर पता नहीं। लेकिन जो इस लड़की ने किया है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि लड़की को घर से अकेले भेजते हुए अब माँ बाप भी डरने लगे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।